नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अ, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क हमारा सब्जेक्ट है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने हमारे सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क में ये ओएसआई लेयर के बारे में देखा था, जिसमें से 7 टाइप की लेयर्स थी, जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन या फिर कहें कि पैकेट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा था। फर्स्ट यूनिट हमारी ओएसआई की जो हमारी फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, उस फिजिकल लेयर के ऊपर डिपेंड करती थी। और सेकंड लेयर जो थी वो हमारी डाटा लिंक लेयर थी। तो फर्स्ट यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डाटा को एक जगह से मतलब कि अगर हमें एक नेटवर्क को क्रिएट करना है तो किस तरीके से हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से नेटवर्किंग इक्विपमेंट यूज़ होंगे, वायर कौन कौन से यूज़ होंगे, कहाँ पे गाइडेड मीडियम होगा, कहाँ पे अनगाइडेड मीडियम होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख रहे थे अपनी फर्स्ट यूनिट में। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकेंड यूनिट जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा लिंक लेयर जो हमारी सेकेंड यूनिट है डाटा लिंक लेयर के बारे में। तो उस डाटा लिंक लेयर में कौन कौन सी सब लेयर होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका 2 सब लेयर होती हैं। एक आपका LLC होता है और एक आपका मैक होता है। कौन कौन सा दोस्तों? 2 सब लेयर डाटा लिंक लेयर के अंदर होती है, यानी कि LLC और आपका मैक। ठीक है ना। जिसमें से दोनों का एक अपना काम था, एक अपना वर्क था, जो ये दोनों लेयर अपना अपना वर्क परफॉर्म करती थी। अब दोस्तों डाटा लिंक लेयर का 3 काम जो थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम थे। अगर हम देखें तो वो तीनों काम कौन कौन से थे दोस्तों? फ्रेमिंग का, एरर कंट्रोल का और फ्लो कंट्रोल। ठीक है। ये 3 काम थे, पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये 3 काम थे हमारे, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। अब दोस्तों फ्रेमिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि फ्रेमिंग क्या है, कि जो हमारा, अगर हम फ्रेमिंग की बात करें तो जो हमारा बिट स्ट्रीम है, यानी कि फिजिकल लेयर में हमें पता था कि जो डाटा है वो बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है, यानी कि 1 0 1 1 0 1 1 1 1 ऐसे बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होता है। और फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि हम कुछ बिट स्ट्रीम को कलेक्ट करके एक बंडल बनाएं, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। यानी कि ये एक हो गया, मान लीजिए ये दूसरा हो गया, इसी तरीके से ये तीसरा हो गया। तो क्या 1 2 3 फ्रेम में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को हम फ्रेमिंग कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमने नाम लिया था फ्लो कंट्रोल का। किसका नाम लिया था? फ्लो कंट्रोल का। तो अगर हम दोस्तों फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या था कि सपोज कीजिए कि एक हमारा सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है। सेंडर की प्रोसेसिंग स्पीड, अगर मान लीजिए सेंडर A है और रिसीवर आपका B है, सेंडर की प्रोसेसिंग स्पीड आपकी हाई है और रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड अगर स्लो है, तो अगर सेंडर नंबर ऑफ़ 10 पैकेट भेज रहा है तो रिसीवर उतने पैकेट उस टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और पैकेट उसकी वजह से लॉस हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, यानी कि जो पावरफुल मशीन है वो एक तरीके से कहें स्लो मशीन को दबा न दे,
या फिर एक तरीके से कहें कि हाँ कि उसको प्रेशर न दें, इसके लिए फ़्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? फ़्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म का। अब ये फ़्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या करती है? ये सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तालमेल बिठा के रखती है। मतलब क्या है कि अगर सेंडर चाहे भी तो भी सेंडर कितना भी फास्ट हो, रिसीवर कितना भी स्लो हो, लेकिन जब तक रिसीवर के पास जो पैकेट हैं, जब तक वो उनको एक्सेप्ट करके सेंडर को एक इंडिकेशन नहीं देगा, तब तक सेंडर दोबारा से पैकेट नहीं सेंड कर सकता। तो इसी को हम दोस्तों कहते हैं क्या? फ़्लो कंट्रोल। क्या कहते हैं दोस्तों? फ़्लो कंट्रोल। और अगर अब हम बात करें दोस्तों एरर कंट्रोल की, तो एरर कंट्रोल में जैसा हमें पता है कि जो भी एरर होता है उसको कंट्रोल करना, यानी कि अगर हमारा पैकेट लॉस्ट हो गया तो उस पैकेट को दोबारा से रीसेंड करना या और सारी चीज़ें। बहरहाल दोस्तों, आज सेकेंड यूनिट में हमने कुछ चीज़ें और देखी थी, जैसे कि चैनल अलोकेशन क्या होता है, चैनल डिवाइडिंग, चैनल क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग स्कीम कौन कौन सी होते हैं, जिसको हम जैसे कह रहे हैं कि एक चैनल से कई सारे चैनल बनाना, जिसको हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहते थे, जिसमें हम TDMA, CDMA और FDMA का यूज़ करते थे। लेकिन उसके अलावा अगर चैनल अलोकेशन स्कीम की बात करें, यानी कि हमने अभी जो बात की, एक चैनल को अगर हमें 10 चैनल में डिवाइड करना है तो वो हमने चैनल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके उसका हमने किया। लेकिन अगर अब हम जो वो 10 चैनल हैं उसको अलग अलग यूज़र को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करना होता है। और वो जो चैनल एलोकेशन स्कीम है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि कुछ चैनल एलोकेशन स्कीम के बारे में, जैसे कि फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, हाइब्रिड चैनल एलोकेशन और डायनेमिक चैनल एलोकेशन। ठीक है। उसके बाद से हम लोग दोस्तों आगे बढ़े थे, तो हमने इस एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बारे में देखा था। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने देखा था ये मीडियम एक्सेस कंट्रोल में, इस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में, जिसमें CSM CD और CSM CA के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना। तो CSM यानी कि जिसका नाम था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो ये आपका प्रोटोकॉल था, इसका काम क्या था कि ये कैरियर को पहले सेंस करता है, देन आफ्टर अगर कैरियर आपका आइडियल है देन डाटा को सेंड करता है, अदरवाइज़ वो वेट करता है जब तक कि कैरियर आपका क्या कहते हैं कि आइडियल ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है कि यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं CSM में, एक CSM CD और एक CSM CA। CSM CD मत का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। और कैरियर जो CSM CA है, इसका आपका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो CSM है, CD है, ये आपका वायरलेस मीडियम में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आपका वायर्ड मीडियम में यूज़ किया जाता है CD। क्योंकि जहाँ पे मीडियम होगा तभी हम कैरियर को आपका ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें वो कनेक्शन आपका आइडियल है कि नहीं है। ठीक है ना। और अगर दूसरा बात करें CA की, ठीक है, तो अगर हम CA की बात करें दोस्तों, तो CA में क्या है? कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कि यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है, हम उसको सेंस करें। तो अगर हम कैरियर को सेंस नहीं कर सकते हैं तो कैरियर हम क्या कर सकते हैं? कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे थे। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे थे इस पर्टिकुलर डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। किस तरीके से हम RTS मैसेज भेज रहे थे, फिर रिसीवर की तरफ से CTS मैसेज आ रहा था, फिर हम सेंडर से फिर डाटा भेजा जा रहा था और फिर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मिल रहा था। तो बहरहाल हम लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली थी कि CSM CA और CSM CD ये दोनों का दोनों जो है वो एक टाइम में एक कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल था, यानी कि एक टाइम में कोई एक ही बंदा सेंड कर रहा है और एक ही बंदा रिसीव कर रहा है। ठीक है ना। तो उस केस में आपका CSM CD का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन जो है आपका अगर हम बात करें इसकी
अपने अगले प्रोटोकॉल की अलोहा के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि 2 तरीके के अलोहा प्रोटोकॉल क्या करता है कि इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र एक ही टाइम पे डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब नंबर ऑफ़ सेंडर डाटा को सेंड कर सकते हैं और डाटा को रिसीव कर सकते हैं, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अलोहा 2 टाइप का मतलब है, 2 टाइप के अलोहा हैं आपके, एक आपका प्योर अलोहा और एक आपका स्लॉटेड अलोहा। और हमने देखा था कि किस तरीके से प्योर अलोहा काम करता है और किस तरीके से स्लॉटेड अलोहा काम करता है। ठीक है, बहरहाल अगर हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें तो फिगर के थ्रू समझते हैं कि मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से प्योर अलोहा की बात करें तो अलग अलग टाइम स्लॉट हैं। ठीक है ना, और इस अलग अलग टाइम स्लॉट में अलग अलग आपके टाइम स्लॉट हैं। कभी भी कोई भी बंदा पैकेट को सेंड करने के लिए कभी भी कोई भी बंदा मतलब पैकेट को सेंड कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। इसीलिए इसका वनरेबल टाइम हमने 2 TFR निकाला था। और अगर मैक्सिमम इफ़िशियंसी की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके मैक्सिमम इफ़िशियंसी को कैलकुलेट किया था इस फार्मूले के थ्रू। आपने देखा होगा कि n = g × e⁻⁻2g, और हमने उसकी इफ़िशियंसी क्या निकाली थी 0.184 या फिर 18.4%। और जहाँ बात करें ई की तो ई आपका क्या था एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम जो कि 2.714 होता है। और जी की वैल्यू वो वैल्यू है जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इफिशियंसी गेट व्हेन 2 टाइम स्लॉट अलॉटेड टू ट्रांसफ़र 1 फ्रेम और पैकेट। ठीक है ना, तो जैसे कि 2 टाइम स्लॉट अगर एक पैकेट को अलॉट किया जाए तो डाटा हमारा आसानी से विदाउट कोलिजन ट्रांसफ़र हो सकता है। ये अपने प्योर अलोहा के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद से दोस्तों बात करें अगर हम स्लॉटेड अलोहा की, तो स्लॉटेड अलोहा में क्या था कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक टाइम स्लॉट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम स्लॉट में। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जब हम टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिए हैं तो इसमें कुछ बाउंडेशन है। अब बाउंडेशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी पैकेट कभी भी ट्रांसफ़र या कोई भी स्टेशन कभी भी डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी स्टार्ट हो जाए डाटा को सेंड करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि टाइम स्लॉट जैसे ही स्टार्ट होगा उसी समय अगर डाटा सेंड कर पा रहा है स्टेशन तो कर देगा। ठीक है ना, लेकिन अगर टाइम स्लॉट मिस हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो 20 से टाइम स्लॉट स्टार्ट कर देगा, उसको दोबारा से नए स्लॉट का वेट करना होगा और नए स्लॉट से वो पैकेट को सेंड करेगा। तो इसमें क्या है कि वनरेबल टाइम आपका जो है अगर हम बात करें, अगर वनरेबल टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपका वनरेबल टाइम चूँकि पर्टिकुलर हर स्लॉट के लिए अपना अपना मिला है। हर वनरेबल टाइम आपका TFR होगा क्योंकि हर स्लॉट के लिए आपका एक TFR यूज़ किया जाता है। अब जो है इफ़िशियंसी की बात करें तो g × e⁻g यहाँ पे इसका स्लॉटेड अलोहा की बात करें तो स्लॉटेड अलोहा का ये आपकी इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है जिसमें g की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। स्लॉटेड अलोहा का जो मैक्सिमम थ्रोजपुट है वो आपका 36.8% है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्लॉटेड अलोहा का जो इफ़िशियंसी वो 36.8 है और प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी क्या है 18.4%। यही है, तो 18.4% आपकी क्या है प्योर अलोहा की और स्लॉटेड अलोहा की बच्चों आपकी क्या है 36.8। तो जैसी आपने इफ़िशियंसी जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है तो इफ़िशियंसी में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये 18.4 है और ये 36.8
68 है, 36.8 है। तो स्लॉटेड अलोहा की जो इफ़िशियंसी है वो प्योर अलोहा से जस्ट डबल है। इसीलिए जो रिस्पांस है वो स्लॉटेड अलोहा का बेटर है कंपैरिजन टू प्योर अलोहा। ओके दोस्तों, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग पहले हमने अभी देखा कि प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा क्या होता है और इसकी इफ़िशियंसी क्या है, और किस तरीके से प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी जो है वो स्लॉटेड अलोहा से कम है, या फिर ये कहें कि किस तरीके से जो है वो स्लॉटेड अलोहा प्योर अलोहा से बेटर है। ठीक है, तो अब आइए हम पहले प्योर अलोहा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद से फिर हम स्लॉटेड अलोहा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और हम सेम क्वेश्चन जो कि एक बार प्योर अलोहा के थ्रू लगाएंगे और एक बार स्लॉटेड अलोहा के थ्रू लगाएंगे, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से हमारा स्लॉटेड अलोहा जो है वो प्योर अलोहा से बेटर है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अ प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिटेड 200 बिट फ्रेम on a shared channel of 2 kbps. What is the requirement to make the frame collision free? यानी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है फ्रेम के कोलिजन फ्री होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जो हमारा वनरेबल टाइम है, अगर उतना वनरेबल टाइम यानी 3 बार संभावना, 2 बार संभावना है हमारे कोलिजन, प्योर अलोहा में हमने देखा था कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है कोलिजन होने के। ठीक है, तो उसका वनरेबल टाइम हमने 2 TFR निकाला था। तो अगर जितना TFR है उतना TFR अगर हम अलॉट कर दें तो ऑटोमेटिक वो कोलिजन से बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा हमें फार्मूला पता है कि ट्रांसमिशन डिले का हमारा फार्मूला होता है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। लेंथ यहाँ पे 200 बिट दी हुई है, बैंडविड्थ आपकी 200 kbps दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है कि हम ये बैंडविड्थ आपका kbps में है, तो हम इसको किलो बिट से बिट में कन्वर्ट करेंगे, और किलो बिट से बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 1000 की का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर हम देखें तो कि 200 अपॉन 200 इंटू 1000, 200 से 200 कट जाएगा और ये 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि टाइम माइनस में नहीं रखता, इसलिए हम सेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 2 की पावर ये 1 ms हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपना इसमें जो वनरेबल टाइम है उसको किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, कितना 1 ms में, हमने ट्रांसमिशन डिले 1 ms कैलकुलेट किया। अब हमें प्योर, चूँकि ये प्योर अलोहा है तो प्योर अलोहा का वनरेबल टाइम हमें पता है 2 TFR होता है। तो अगर प्योर अलोहा का वनरेबल टाइम 2 TFR होता है तो उस केस में किस तरीके से हम यहाँ पे, और TFR हमारा 1 ms आया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो आंसर हमारा 2 ms आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 ms। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमारा 2 ms हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें नोट में लिखा हुआ है, नोट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस मीन्स नो स्टेशन शुड सेंड लेटर देन 1 ms बिफोर दिस स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिशन एंड नो स्टेशन शुड स्टार्ट सेंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ms दैट इज़ द स्टेशन इज सेंडिंग। ठीक है ना, तो यानी कि क्या है कि जो क्वेश्चन में आपके पूछ रहा था कि रिक्वायरमेंट टू मेक द फ्रेम कोलिजन फ्री, तो उसके लिए 2 ms टाइम अगर हम अलॉट कर दें तो
पर्टिकुलर एक पैकेट को सेंड होने के लिए, तो हमारा जो ये लॉस वाला जो पैकेट लॉस का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा हट जाएगा, मतलब कि एक तरीके से कहें कि बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हम अपने अगले न्यूमेरिकल को। होप्स आपको ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है और कैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अ प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट्स 200 बिट फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। यानी एक प्योर अलोहा नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट करता है 200 बिट फ्रेम ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। व्हाट इज़ द थ्रूपुट इफ़ द सिस्टम प्रोड्यूस 1000 फ्रेम पर सेकेंड, 5000 फ्रेम पर सेकेंड एंड 250 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक प्योर अलोहा नेटवर्क है जिसमें 200 बिट फ्रेम है जो कि एक शेयर्ड चैनल 200 kbps पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर 1000 पर सेकेंड फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग कितना पैकेट वहाँ पहुँचेगा। 500 अगर फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्योर अलोहा की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना वहाँ पे पैकेट वहाँ पहुँचेगा। और अगर 250 फ्रेम पर सेकेंड अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और समझें तो आइए हम लोग देखते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये हम TFR निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में 200 बिट्स और 200 kbps लिखा हुआ है, इसका यूज़ करके लेंथ अपॉन बैंडविड्थ करके हम ट्रांसमिशन डिले जो कि 1 ms कैलकुलेट करना है ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 1 ms A, B और C तीनों के लिए सेम होगा। यानी कि ट्रांसमिशन डिले जो है 1 ms वो A, B, C इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट के लिए जो है वो आपका सेम होगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अब चलते हैं हम अपने तीनों न्यूमेरिकल पे। तो दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल 1000 फ्रेम पर सेकंड के लिए। ठीक है दोस्तों, 1000 फ्रेम पर सेकंड के लिए 1 सेकेंड। पहला है 1000 फ्रेम पर सेकेंड के लिए। इफ़ द सिस्टम क्रिएट 1000 फ्रेम पर सेकेंड और 1 फ्रेम पर मिली सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि 1000 फ्रेम पर सेकेंड अगर भेज रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि 1 सेकेंड में अगर वो 1000 फ्रेम भेज रहा है तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फ्रेम को ट्रांसफ़र होने में 1 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जी की अगर हम बात करें तो जी क्या था कि वो जी का था कि एक पैकेट को सेंड होने में कोलिजन फ्री सेंड होने में कितना टाइम लगेगा। तो पैकेट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम इन विच पैकेट सेंड विदाउट कोलिजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पैकेट को सेंड होने में अगर 1 ms का टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू 1/1 = 1 हो गई। ठीक है ना। अब हमको ये इफ़िशियंसी का फार्मूला प्योर अलोहा का पता है, S = G × E⁻⁻2G।
और जिसमें से ई की वैल्यू जो है वो 2.714 जो है, ये हमने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था उसी समय बता दिया था कि ये आपकी ई की वैल्यू परमानेंटली फिक्स है। अगर क्वेश्चन में कुछ दूसरी ई की वैल्यू दी है तो अलग चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज़ आप ई की वैल्यू को यही मानेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, आपको ई की वैल्यू को यही रखना है। अदरवाइज़ अगर कुछ क्वेश्चन में दूसरा दिया है तो फिर आप उसको चेंज करेंगे, नहीं तो ई की वैल्यू को वही रखेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ों को रखते हैं, यानी जी की वैल्यू 1 है, ई की पावर -2, जी यानी 1/2। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि 1/1 है तो ई की पावर -2 ही हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2.714 जो कि ई की वैल्यू की पावर की स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एस की वैल्यू जो आती है वो 0.135 या अप्रॉक्स कहें तो 13.5% आती है। किसकी? प्योर अलोहा की फ्रेम की एक इफ़िशियंसी, या फिर कहें कि मैक्सिमम थ्रोटपुट। ठीक है ना। अब ये तो हमने क्या निकाला, इफ़िशियंसी निकाला। अब जैसा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 1000 फ्रेम इस इफ़िशियंसी के साथ, यानी 13.5% इफ़िशियंसी के साथ अगर हमने 1000 फ्रेम एक बार में सेंड किया तो हम कितना फ्रेम पहुँचेगा? आपका 1035 फ्रेम। यानी कि आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली 1035 फ्रेम। हाँ, तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आंसर इसका क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा कि ओनली 135 फ्रेम आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सर्व। यानी कि 1000 फ्रेम अगर हम सेंड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी बन रही है उसके अकॉर्डिंग केवल 135 फ्रेम ही आपका सेंड होगा। कहाँ? यूज़र तक, मतलब रिसीवर तक। बाकी के सारे पैकेट्स जो हैं वो आपके लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने निकाला कैलकुलेशन, ये किसके ऊपर निकाला? 1000 फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब फिर हम इसी चीज़ को कहाँ ले चलते हैं? 500 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कितने पे? 500 फ्रेम पर सेकेंड पे। आइए देखते हैं। हाँ, अब क्या देखते हैं? 500 फ्रेम पर सेकेंड पे। तो वही चीज़ TFR हमारा 1 ms निकला था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था कि TFR की वैल्यू आपका 1 ms है। उसके बाद दोस्तों वही स्टेटमेंट कि इफ़ द सिस्टम क्रिएट 500 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि 1/2, यानी कि एक फ्रेम को सेंड होने के लिए, और हमें पता है जैसा कि एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि 500 फ्रेम है तो एक फ्रेम को 2 मिली सेकेंड मिलेगा ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है। तो हमारी जो दोस्तों जी की वैल्यू है, वो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम देखें तो हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इस सिचुएशन के लिए, 500 फ्रेम के लिए। ठीक है ना। तो अब इस जी की वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर में अगर हम पुट करें, यानी कि हमें पता है ये फार्मूला है आपका। ठीक है ना। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो जी का फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, मैक्सिमम थ्रोजपुट का जो हमारा फार्मूला है वो हमारा फार्मूला क्या है कि जी इंटू ई की पावर -2g। अब दोस्तों जी की पावर -2g। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जी की जगह पे हमने 1/2 पुट किया और ई की जगह पे हमने 2.714 पुट किया, और 2 इंटू जी की जगह 1/2। तो यहाँ इस 2 से ये 2 जो है वो आपका कट गया,
और इसकी पावर -1 हो गया, ठीक है ना। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 1/2 इंटू 2.714। ये आपका कैलकुलेट करके, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। यानी कि ये 1/2 इंटू 1/2.714, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ओके दोस्तों, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा, वो हमारा आउटपुट क्या होगा, यानी कि जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो हमारा क्या निकल रहा है, 18.4%। क्या निकल रहा है बच्चों, 18.4%, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 18.4% ये हमारा निकल के आ रहा है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन क्या है कि 500 फ्रेम अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हमारा कितना प्योर अलोहा में के अकॉर्डिंग कितना हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो हमने देखा है कि फ़िलहाल इस कंडीशन के लिए जो हमारी इफ़िशियंसी 18.4 आई है, तो हम 500 में 18.4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 92 फ्रेम ट्रांसफ़र हो पा रहा है इस इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने इसलिए आंसर में लिख दिया है, ओनली 92 फ्रेम out of 500 frame will probably serve. Note that this is the maximum throughput case percentage wise, ठीक है ना। यानी कि ये जो है केस जो है ये मैक्सिमम थ्रूपुट का है, ठीक है ना। 18.4 हमने अभी जब डेरिवेशन किया है, अभी हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे, किसका डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग, जब अभी ये प्योर अलोहा को देख रहे थे, और प्योर अलोहा की जो हम लोगों ने वनरेबल टाइम और मैक्सिमम इफ़िशियंसी या मैक्सिमम थ्रूपुट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि मैक्सिमम थ्रूपुट क्या है प्योर अलोहा का, 18.4%। तो बहरहाल ये जो है आपका, अगर हम देखें तो ये आपका आंसर जो है 92 जो है, ये आपका 500 फ्रेम पर सेकेंड अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैक्सिमम थ्रूपुट के अकॉर्डिंग 92 फ्रेम आपका ऑनली जो है वो सेंडर रिसीवर एंड तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जो हमारा सी वाला पार्ट था, आइए देखते हैं उसको भी। सी वाला पार्ट यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था कि 200 फ्रेम पर सेकेंड अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और TFR हमारा वही होगा यानी कि 1 ms, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर एक फ्रेम पर सेकेंड यानी कि 250 फ्रेम पर सेकेंड अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, और हमें पता है कि एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है, तो उस केस में 250 है, ठीक है ना। तो यानी कि एक फ्रेम को ट्रांसफ़र होने में 4 मिली सेकेंड लगेगा। यानी कि बात करें जी की तो 1/4 जो है ये आपके जी की वैल्यू होगी। क्या होगी दोस्तों, 1/4, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने ये जी की वैल्यू 1/4 क्यों की। ठीक है, एक सेकंड में आपको फिर से दिखाता हूँ। रीज़न क्या है हमें 1/4 करने का, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, वहाँ पे 1000 जो फ्रेम था, तो जब हमने सेकंड को हमने अभी जैसे कि लिखा था कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड, ठीक है।
तो जब 1000 फ्रेम था तो एक फ्रेम को जाने में 1 मिली सेकेंड लग रहा था, तो जी की वैल्यू हमारी 1/1 थी। जब हमारा 500 हुआ तो एक फ्रेम को सेंड होने में 2 टाइम स्लॉट मिल रहा था, यानी 2 TFR मिल रहा था, इसलिए हमारी जी की वैल्यू 1/2 थी। और जब 250 फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहा था तो उस केस में हमारे 1 फ्रेम को ट्रांसफ़र करने की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। 1 फ्रेम को ट्रांसफ़र करने की वैल्यू क्या थी? 4 थी। ठीक है दोस्तों, 1 फ्रेम को ट्रांसफ़र करने की हमारी वैल्यू क्या थी? 4 थी। तो इन सब के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो जैसे कि क्या है ना दोस्तों, आपको जी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जी में कंफ्यूज हो गए तो फिर आप कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। तो बहरहाल हम लोग अभी यहाँ पे जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जी की वैल्यू जो है वो 1/4 आई। ठीक है ना। ई की वैल्यू हमें पता है 2.714। तो हम पर्टिकुलर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में जब हम जी की वैल्यू को रख रहे हैं, ई की वैल्यू को रख रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा जो इफ़िशियंसी निकल के आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकेंड, वो हमारा आ रहा है 0.152 और 15.2%। ठीक है ना। कितनी इफ़िशियंसी हमारी आ रही है? 0.2 और 52%। तो अब 0.152% अगर इफ़िशियंसी है तो हाँ, चूँकि फ्रेम कितना ट्रांसफ़र हो रहा है 250, तो हम क्या करेंगे 250 में, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे दोस्तों कि 250 में, एक सेकेंड, 250 में जो इफ़िशियंसी हमारी है 0.152, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 38। यानी कि हम केवल 38 फ्रेम जो है वो ट्रांसफ़र हो पा रहा है जब हम 250 फ्रेम भेज रहे हैं प्योर अलोहा में। याद रखिएगा दोस्तों, प्योर अलोहा में, स्लॉटेड अलोहा में नहीं, किस में? आपका प्योर अलोहा में। ठीक है। तो आज जो है दोस्तों हम लोग प्योर, हमने देखा कि डिफिनीशन देखी कि प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा क्या है। ठीक है ना। लेकिन अब जो हमारा अगला स्टेप होगा, यानी कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम स्लॉटेड अलोहा के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्लॉटेड अलोहा के न्यूमेरिकल जो है हम यही सेम न्यूमेरिकल को अगर हम स्लॉटेड अलोहा में लगाएं तो उसका क्या रिस्पांस निकलेगा। यानी कि हमें पता है कि स्लॉटेड अलोहा की जो इफ़िशियंसी है वो प्योर अलोहा से काफ़ी अच्छी है, तो उसका रिस्पांस इसी क्वेश्चन के लिए अलग होगा। यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ फ्रेम ज़्यादा रिसीव होंगे रिसीवर एंड पे, जब क्योंकि स्लॉटेड अलोहा की जो इफ़िशियंसी है वो प्योर अलोहा से मच बेटर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।